नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। भारत महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। बात कोविड-19 की करें तो वैक्सीन के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देश हम हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसी तस्वीरें आती हैं जो हमें शर्मसार करती हैं। वो तस्वीरें जो ये दिखाती हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह लचर है। वो तस्वीरें जो ये दिखाती हैं कि वादे बहुत सारे किए गए, लेकिन धरातल पर तस्वीर ऐसी निकल करके आई जिसे देखकर आपका कलेजा पसीज जाएगा। 75 जिले और करीब 24 करोड़ की आबादी, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, यानी कि भारत का सबसे बड़े जनसंख्या वाला प्रदेश। लेकिन उस प्रदेश में जब सरकारें वादा करती हैं कि आपको स्वास्थ्य सुविधाएं भरपूर मिलेंगी, तो उसके बाद ऐसी तस्वीरें आना जहां कहीं ठेले पर प्रसव हो रहा है तो कहीं मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है, वो अस्पताल की चौखट पर पड़ा दम टूटने का इंतजार कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे आप। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है, तड़पते मरीज खुदगर्ज अस्पताल। यूं तो स्वास्थ्य केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की साझा जिम्मेदारी है, लेकिन जब सरकारों की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जिसमें घर तक एम्बुलेंस सेवा, हाईटेक सुविधाएं, हर किसी को बेड, दवाइयां मुफ्त, इस तरह के वादे किए जाते हैं और आम इंसान जब वो बीमार होकर के अस्पताल की चौखट तक पहुंचता है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, तो किस तरह का व्यवहार उसके साथ होता है ये देखते ही बनता है। दरअसल ये बीमारी हमारे अस्पतालों की है। ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि वो आईसीयू पर है, वेंटिलेटर पर है, अपनी सांसें गिन रही है। और ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था से अगर आम आदमी उम्मीद लगाएगा तो उसकी उम्मीदें टूटेंगी ही। फिलहाल आपको एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए किस तरह ठेले पर है आम आदमी की जिंदगी। उसके बाद अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के तमाम वायदे किए जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जहां अभी भी ठेले पर डिलीवरी होती हो और सीरियस मरीज रात भर अस्पताल के बाहर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता हो, तो आप इसे क्या कहेंगे। और यहाँ हम यूपी के किसी छोटे जिले की नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ की बात कर रहे हैं। लखनऊ में कोरोना वायरस से संक्रमित महिला एम्बुलेंस में इलाज के लिए घंटों तड़पती रही, लेकिन उसे पीजीआई अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। ऑक्सीजन खत्म होते देख आनन फानन में परिजनों ने एक निजी अस्पताल में ले जाकर महिला को भर्ती कराया। महिला प्रयागराज से आई थी और एक हफ्ते पहले हुई डिलीवरी के बाद उसे कोरोना हो गया था। प्रयागराज से सुबह हम लोगों को बताया गया कि आपके परिजन की कंडीशन खराब है एसआरएन मेडिकल कॉलेज से। तो फिर हम लोगों को वहाँ से रेफर कर दिया गया लखनऊ के लिए। हम लोग वहाँ से एम्बुलेंस लेके, मरीज बाई पाइप में था, और वहाँ से एम्बुलेंस लेके हम लोग पीजीआई के लिए आए। बाकी ये बताते रहे, कहे कि हमारे सिस्टम पे जब शो करेगा तो हम अपना मरीज आपका ले पाएंगे। इसके लिए आप 1075 पे बात करते रहे। हमने कम से कम 15 से 20 बार 1075 पे बात की। हर बार ये बताया गया कि आपको 5 मिनट बाद कॉल पहुँच जाएगी, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मरीज एक बार मेन गेट से अंदर राजधानी कोरोना के गेट तक लाया गया, वहाँ भी 1 घंटा रखा गया, फिर वापस उसको गेट से बाहर। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ठेले पर हुई डिलीवरी अस्पताल पहुंचने में देरी से मंगलवार को प्रसूता और नवजात की जान पर बनाई। गर्भवती को पति ठेलिया से अस्पताल लाया था। जब तक उसे भर्ती कराया जाता तब तक प्रसव हो चुका था। देश में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री तमाम बैठकें कर रहे हैं कि कोरोना पेशेंट को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लेकिन एक मामला ऐसा राजधानी लखनऊ में आया जहां पर 6 घंटे तक महिला एम्बुलेंस में तड़पती रही। थक हार कर परिजन उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। मामला राजधानी लखनऊ का है, पीजीआई अस्पताल का है। एक परिवार करीबन प्रयागराज से एक महिला को लेकर, जिसकी कुछ ही दिन पहले डिलीवरी हुई थी और उसकी जो रिपोर्ट है वो कोविड पॉजिटिव आई, जिसको लेकर वहाँ के सीएमओ ने लखनऊ रेफर किया। लखनऊ हॉस्पिटल पीजीआई पहुँचे पेशेंट और परिजन लोग करीबन 6 घंटे तक इसी इंतजार में बैठे रहे कि हॉस्पिटल वाले अब पेशेंट को भर्ती करेंगे।
लेकिन थक हार कर 6 घंटे के बाद जब पेशेंट को भर्ती नहीं किया गया तो परिजनों ने प्राइवेट हॉस्पिटल पे एडमिट करवाया। आखिरकार ऐसा अगर माहौल रहा तो आने वाला समय ही बताएगा कि कोविड पेशेंट किस तरीके का इलाज राजधानी लखनऊ में मिलेगा। अगर राजधानी लखनऊ की ऐसी व्यवस्था है तो अन्य जिलों का क्या हाल होगा। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है राज्य सरकारों को स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर। कहीं वो बजट खर्च नहीं हो पाता तो कहीं उस पर घोटाले की बात सामने आती है। चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, भारी संख्या में डॉक्टरों की कमी है। इसके अलावा और बहुत सी समस्याएं हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग में, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में साफ तौर पर नजर आती हैं। खैर, राजधानी लखनऊ के ये जो हादसे हैं इन पर हम चर्चा करेंगे और बिना देर किए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका हम परिचय करा देते हैं आपसे। हमारे साथ डॉक्टर पीके गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। पीके गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। और हमारे साथ नावेद शिको जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। पीके गुप्ता जी, शुरुआत में आपके साथ करूँगी। डॉक्टर, चाहे प्राइवेट अस्पताल का हो चाहे सरकारी अस्पताल का हो, जिस तरह की लापरवाही हम देखते हैं, राजधानी का ये केस है, वो राजधानी जहां पर उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों से लोग उम्मीद लगाए रहते हैं कि अगर हमारे पेशेंट की तबीयत खराब हुई या बिगड़ी तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं वहां हैं। और वहां आके जब ये पता चलता है कि यहाँ कुछ नहीं होगा, हमारा मरीज तो तड़प तड़प के दम तोड़ देगा, तो आखिर वो लोग कहाँ जाए। ये मामला जो आप देख रहे हैं, किस तरह से एक प्रसूता जिसकी 1 हफ्ते पहले डिलीवरी हुई, फिर वो कोरोना पॉजिटिव हो गई। सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि कोविड पेशेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगाया जाए, पुरजोर कोशिश कर रही है सरकार। और बावजूद इसके जब मरीजों के पास रेफरेंस लेटर है, उसके बाद भी वो 6 घंटे तक अस्पताल की चौखट पे तड़पते रहते हैं। ये किस तरह की व्यवस्था है? नहीं, ये गंभीर इशू है जिसको आपने रेस किया, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन ये अपवाद हो सकता है, ये रूटीन मैटर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने कहा खुदगर्ज अस्पताल। अस्पताल खुदगर्ज नहीं है, व्यवस्था खुदगर्ज है। वी आर द विक्टिम ऑफ द सिस्टम। उस व्यवस्था का जो शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है हायरार्की में, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये कभी वो आम आदमी बन के अगर आता है अस्पताल में तो उसको भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। क्योंकि कोविड को सरकारी बीमारी बना दिया गया जी, तो अब वो प्रोटोकॉल चलता है। वहाँ का नोडल इंचार्ज जो है, जब तक उसके पोर्टल पे अपलोड नहीं होगा तब तक वो ले नहीं सकता। अगर वो लेता है तो दूसरे तरह की उस पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है जी। डॉक्टर को मानवीय संवेदना के साथ करने की छूट दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है जी। जैसे वॉक इन पेशेंट्स के लिए आप वैक्सीनेशन को आपने अलाउ कर दिया, इसी तरीके से वॉक इन जो पेशेंट आ रहे हैं डायरेक्टली, उनसे आप प्रोटोकॉल के तहत आप पेपर मांग रहे हो, उनसे आप ये देख रहे हो कि हमारे पोर्टल पे अपलोड नहीं है। वहाँ का नोडल इंचार्ज जब तक लखनऊ के सीएमओ नहीं फ़ोन नहीं करेंगे तब तक वो उनको भर्ती नहीं कर सकते हैं। ये क्या व्यवस्था है? कोविड को सरकारी बीमारी मत बनाइए। कोविड प्राइवेट गवर्नमेंट किसी को भी हो सकता है। तो व्यवस्था में कहीं न कहीं खामी है और डॉक्टर्स का चूंकि चेहरा है, उस व्यवस्था का एक चेहरा है, तो सबसे ज़्यादा उस पर जो है वो आघात होता है और हम लोग उसको महसूस भी करते हैं, क्योंकि 90% 99% सेवाएं जो हैं वो डॉक्टर्स ही दे रहे हैं। 1-2 केसेस हो जाते हैं लेकिन वो पूरा बहुत बड़ा इशू बनता है। SGPGI कितने अच्छा काम कर रहा, 60 बेड्स अलाउ किए गए अभी तक जी। और 66 पेशेंट पे पता लगा कि वो सारे बेड भरे हुए हैं, पोर्टल पे एंट्री नहीं है। यहाँ का सीएमओ फोन जब तक नहीं करेंगे तब तक वो बेड वो वैकेंट नहीं हो सकता या फिर भर्ती नहीं ले सकते। ये प्रोटोकॉल का जो खेल है ना, ये सबसे बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। ठीक है सर, डॉक्टर को आप छोड़ दीजिए, डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए और उनको अलाउ कर दीजिए कि वो मरीज अगर सीरियस है तो अपने आप अपलोड कर लें और उसके बाद उसकी सूचना वो दे दें सीएमओ को। ये व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? सर, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए दोषी ठहराते हैं तो नावेद जी मैं आपके पास आऊँगी। तमाम दावे किए जाते हैं एम्बुलेंस देने के, जो कि स्वास्थ्य के रूप में बेसिक सुविधाएं आपकी, डोर स्टेप तक एम्बुलेंस आएगी आपके, लेकिन बावजूद इसके मैं अगर पिछले 6 महीने की ही आपको बात बता दूं
तो उत्तर प्रदेश की 102, 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस, उसे लेकर के कितनी बार हम लोग इसी मंच पे चर्चा कर चुके हैं कि कहीं उनका भुगतान नहीं हो रहा है क्योंकि वो संविदा पर हैं, कहीं उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, वो हड़ताल पे जा रहे हैं। आप उम्मीद लगाइए वो एम्बुलेंस जो कि 1 मिनट भी लेट आती है आपके दरवाजे पे तो आपकी सांसें थम जाती हैं, अगर वो हड़ताल पे चली जाती है तो किस तरह के हालात होते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अब नॉर्मल हो चुकी हैं। आखिर ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन कब तक चलेगा? जी, बहुत गंभीर विषय आपने उठाया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत चिंता का विषय है और आज की तारीख से और इस वक्त फिर से एक बार कोरोना जो है वापस आ रहा है और कितनी तेजी से उसकी संख्या पेशेंट्स की बढ़ रही है। मेडिकल व्यवस्था एक बार फिर चरमराती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो घटना आपने उठाई है, जिस तरह से ये लापरवाहियां होती हैं, पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनकी मौतें होती हैं, जब आपके पास इस तरह की घटना आती है तो आप संवेदनशील हो और आप इस तरह की मुद्दे, इस तरह की बातों को टेलीविजन पे लाते हो, लोगों को जागरूक करते हो, एहसास दिलाते हो कमियों के प्रति। लेकिन इस बात का अंदाजा लगाइए कि हो सकता है कि हर घंटे, हर 2 घंटे बाद या हर दिन या 1 सप्ताह के बाद भी ऐसी घटनाएं होती होंगी जो मीडिया वालों के पास नहीं आती होंगी। तो ये बात वाकई बहुत गंभीर है, बहुत चिंता का विषय है और हम इस तरह के मामलों को लेकर एक व्यक्ति को या एक पेशे को हम दोषी नहीं कह सकते। इसके दोषी बहुत सारे लोग हैं। जब मेडिकल व्यवस्था चरमराई हुई होती है तो उसके कारण कई होते हैं। जैसे इस वक्त तो पूरी दुनिया में, जैसा कि हम लोगों ने कोविड काल जो गुजरा, पिछला वर्ष जो गुजरा, जिससे हम सब ने बहुत मुसीबतें उठाई और कोविड के दौर में पूरी दुनिया को परेशान किया, हमारे भारतवर्ष के लोगों को भी परेशान किया, उत्तर प्रदेश में भी बहुत तबाही मची। मुख्य चीज यह है कि इतनी बड़ी जब महामारी आई तो जाहिर सी बात है कि वर्कलोड बढ़ा, पेशेंट बढ़े, एक नए किस्म की बीमारी जिसकी कोई वैक्सीन भी नहीं थी, जिसका ट्रीटमेंट के बारे में भी उस वक्त रिसर्च किया गया और उसका एक फॉर्मेट तैयार किया गया। इस सब हड़बड़ी में काफी गड़बड़ियां हुई और तब जब हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत, हमारे उत्तर प्रदेश की मेडिकल व्यवस्था हर दौर में चरमराई रही है, सरकार चाहे योगी हो या अखिलेश की हो या मुलायम की हो या मायावती या कभी कांग्रेस की भी हो, हमेशा मेडिकल व्यवस्था हमारी चरमराई हुई। जो जिंदगी की हमारे साथ दुर्भाग्य रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारी सरकारें उस पर काम नहीं करती हैं और हमारे जैसे नागरिक जो हैं वो उनको ही वोट देते हैं जो जात के नाम पर और मजहब के नाम पर वोट मांगते हैं। तो दुर्भाग्य है कि मेडिकल व्यवस्था, रोटी, कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य, इसके बारे में हमारी सरकारें उतनी तवज्जो नहीं देती है जितनी देना चाहिए। आबादी बढ़ रही है, नई नई बीमारियां आ रही हैं, महामारी आ रही है। हमारे यहाँ जब ये कोरोना काल नहीं शुरू हुआ था, आम दिनों में केजीएमयू जाकर देख लीजिए, आप स्थिति इतनी नाजुक हो जाएगी कि आप 2 दिन तक शायद खाना नहीं खा पाए। मरीजों को तड़पता हुआ देखा जाता है, वेंटिलेटर तो दूर, बेड नहीं होता है, डॉक्टर देख नहीं पाता है। और यहाँ पर हम डॉक्टरों की या हम किसी चिकित्सा सुविधा की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सारा सैलरियों पे अगर नजर डालें तो बहुत सारी चीजें, बजट कम होता है, बीमारियां ज्यादा होती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ कम होता है, ज्यादा जरूरत है, संवेदनशीलता कम होती जा रही है क्योंकि जो बच्चा अपने बाप का खेत बेच के डोनेशन देकर आता है उसकी संवेदनाएं वहीं मर जाती हैं। उसको तरस ही नहीं आता है जब कोई पेशेंट जो है जमीन पर तड़प के मर रहा होता है। किस तरीके से डोनेशन देके किस तरह से इलाज होता है, किस तरह से एमबीबीएस आदमी करता है, मेडिकल की पढ़ाई करता है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमारी सरकारें तवज्जो नहीं देती हैं। हमारे यहाँ कोई इस तरह का निरीक्षण ही नहीं होता है। पेशेंट तो जब इस तरह की पूरी बुरी स्थिति में होता है तो तीमारदार जो है वो मेडिकल स्टाफ से लड़ने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये जो हमारी सेवा कर रहे हैं, जो ये मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं, इनकी सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण है। वो ये नहीं सोचते हैं कि सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक जब मरीजों के बीच में रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर उतनी अपेक्षा नहीं की जा सकती जितनी तीमारदार कर सकता है। तो ये सामंजस्य भी नहीं है, सरकारें भी लापरवाह है, हमारा व्यवस्था भी बहुत चौपट है। तो ये सारी चीजों को अगर आप इकट्ठा की जाए तो एक आदमी को दोष नहीं जाता है, ना मेडिकल स्टाफ को जाता है, ना सिर्फ सरकारों का जाता है, ना जनता को जाता है, ना तीमारदार को जाता है। सबका थोड़ा थोड़ा दोष है जिसको हम सब भुगतते हैं। मेडिकल स्टाफ भी भुगतता है, आम इंसान भी, बीमार भी, तीमारदार भी। पीके गुप्ता जी, यहाँ पर क्या ये बात अब आवाज़ उठाने का मुद्दा बन चुकी है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी है, खासतौर से सरकारी अस्पतालों में नर्सेस की कमी है, स्टाफ की कमी है,
आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले के सीएचसी या बीएचसी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनका रियलिटी चेक कर ले जा करके, तो इतनी खराबियां आपको वहां पर पाई जाएंगी, दवाइयों से लेकर के जो कि एक्सपायर्ड होती हैं, डॉक्टर के नहीं मौजूद होने तक आपको साथ मिल जाती हैं। आम जनता को जब लगता है कि वो ठगा सा महसूस कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधरती? नहीं, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। बेरोजगारी के दौर में सोचिए, जहाँ पे बेरोजगारी बहुत है वहाँ पे 19,000 जो सैंक्शन पोस्ट है प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज की, उसमें से 11 से 12,000 जो है सीटें भरी हुई हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, उसमें 11,000 से 12,000 के डॉक्टर जो हैं वो प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज में यानी गवर्नमेंट जॉब में है, बाकी सब मेडिकल कॉलेज में है। तो प्रयागराज से मरीज अगर शिफ्ट होता है लखनऊ में, क्या प्रयागराज में इतनी व्यवस्था नहीं है? L2 हॉस्पिटल बन सकता था, वहाँ ICU क्यों नहीं हो सकता था, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं था? सारा लोड लखनऊ पे भेज दिया जाए और सारा वहाँ बेड भरा हुआ, अल्टीमेटली वहाँ पे वो निकल के आता है कि वो लापरवाही या व्यवस्था की खामी। लेकिन हमें ये देखना होगा जो पेरीफेरी है, जहाँ से मरीज आ रहा है, अगर वहाँ पे व्यवस्था दे दी जाए बिल्कुल, तो निश्चित तौर पे लखनऊ पर लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ की अपने आप में एक आबादी है। प्रयागराज का मरीज आ रहा है, उससे 6 घंटे का 5 घंटे का सफर करके आ रहा है, उसको अगर बेड नहीं मिल रहा है तो बेहतर होता है कि प्रयागराज में उसको इलाज मिलता, जहाँ पे हाई कोर्ट है, जहाँ पे सारी व्यवस्था है, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, उसको वहाँ से रिफर करने की क्यों जरूरत पड़ेगी SGPGI में? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि लखनऊ है और यहाँ पे अपनी आबादी लखनऊ की अच्छी खासी है, तो बेहतर हो कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पेरीफेरी पे अच्छी हो, डॉक्टरों की भर्ती की जाए और ये देखा जाए कि आखिर डॉक्टर्स सरकारी सेवाओं में जाना क्यों नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, वही 70% केयर से प्राइवेट सेक्टर दे रहा। वी आर गिविंग रेवेन्यू एज वेल रोजगार बोथ। गवर्नमेंट में क्यों नहीं जा रहे हैं, उसके लिए देखना पड़ेगा कि खामियां कहाँ पे, क्यों डॉक्टर्स डिमोरलाइज है वहाँ पे। तो ये बड़ा प्रश्न आपने उठाया, तो सरकार को इस बारे में सोचना होगा। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित, स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। वो प्रश्न जो कि आपसे और हमसे जुड़े हुए हैं, और वो प्रश्न तब उभर करके बाहर आते हैं जब किसी परिवार का कोई मरीज किसी अस्पताल के दरवाजे पर या तो दम तोड़ रहा होता है या फिर मेडिकल नेग्लिजेंस का शिकार हो जाता है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। तड़पते मरीज खुदगर्द अस्पताल चर्चा कर रहे हैं हम इसी विषय पे। राजधानी लखनऊ की 2 घटनाएं जहां मरीज अस्पताल की चौखट पर रहता है, 6 घंटे तड़पता रहता है, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया जाता, तो कहीं सीएचसी के बाहर महिला ठेले पर ही प्रसव कर देती है। लगातार अपने मेहमानों के साथ हम इसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं। नावरीत जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊँगी। जब हम ये देखते हैं कि कोई मजदूर ठेले पर अपनी पत्नी को लेकर के आ रहा है प्रसव के लिए अस्पताल में, तो हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी नाजुक स्थिति वहाँ पर होती है। एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास आदमी, वो शायद ज़िंदगी भर 2 वक्त की रोटी इसीलिए कमाता है कि वो जो 2 मूलभूत चीज़ें हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, वो अपने बच्चों को दे सके कि कभी पता नहीं कौन सी गंभीर बीमारी आ जाए, उससे डर करके रहो। ऐसे में जब सरकार बात करती है कि एम्बुलेंस डोर स्टेप तक आएगी, लेकिन वहाँ पर तो एक ठेले में मरीज पहुँच रहा है और थोड़ी देर हो गई तो ठेले पे ही प्रसव हो रहा है। किस तरह की परिस्थितियाँ हैं ये, और ये इतने सालों में आखिर सुधरी क्यों नहीं? क्योंकि हर सरकार यही कहती है कि हम कर बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन वो जितना कर रहे होते हैं वो लगभग हर दिन मीडिया में नजर आ रहा होता है। जी, दुर्भाग्य है कि नए भारत की भी यही तस्वीर है। जो 30, 40, 50 साल पहले, 10, 20 साल पहले जो तस्वीरें दिखाई देती थी हमारी मेडिकल व्यवस्था से जुड़ी हुई, वो तस्वीरें आज भी दिखाई देती हैं। बहुत उम्मीदें हमने की हैं एक नई व्यवस्था, एक नई सरकार के ऊपर, लेकिन दुर्भाग्य कि हमें कुछ अच्छी तस्वीरें नहीं दिखाई देती। ये मेडिकल व्यवस्था की आपने बात की और उसका मुद्दा उठाया, ये भयावह स्थिति है कि ठेले पे लिए जा रहे हैं और अगर डेथ हो गई तब भी हम उसको ठेले पर या साइकिल पे बांध, इस तरह की अक्सर तस्वीरें दिखती हैं और हम सबका कलेजा कांप जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। और मुझे लगता है कि इसकी जो डॉक्टर साहब ने अभी बात कही कि एक चीज को हमें इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि एक बात तो कॉमन है, बहस की बहुत सारी गुंजाइशें हैं कई पहलुओं में बातचीत करने के लिए, लेकिन मेडिकल व्यवस्था के तहत जिस तरह हमें स्टाफ चाहिए, जिस तरह मेडिकल स्टाफ चाहिए, जिस तरह डॉक्टर चाहिए, जिस तरह वेंटिलेटर चाहिए, जिस तरह बेड चाहिए, जिस तरह एम्बुलेंस चाहिए, जिस तरह इक्विपमेंट्स और दवाएं चाहिए, वो कम है, आबादी ज्यादा है और हम उधर ध्यान नहीं देते। हम मतलब मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर तो सरकार की ही बात रहा हूं, लेकिन मैं एक नागरिक के तौर पर अपने को भी जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि हम बार बार ये बात कहते हैं कि हम वरीयता उसी को देते हैं, सरकारें उसी की बनाते हैं जो अनावश्यक बातें करते हैं। कभी मेडिकल व्यवस्था के ऊपर किसी राजनीतिक दल ने कभी मुद्दा उठाया? ये कभी नहीं उठाया और ना हमने ये चाहा, हमारे जैसे एक आम मतदाता ने ये चाहा भी नहीं। हम बहुत सारे चैनल्स की डिबेट पे जाते हैं, आपके लिए विषय उठाया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि आप एक काबिल तारीफ पत्रकारिता आप लोग कर रहे हो। ये विषय पत्रकारिता में भी नहीं उठाए जाते हैं, पत्रकारिता में भी ऐसे विषय उठाए जाते हैं जो बेसिर पैर की बातें हैं, जो हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण पहलू से जुड़े हुए हैं ही नहीं। तो मेन चीज ये है कि ये जो मेडिकल बजट की कमी है, स्टाफ की कमी है, आज एक गरीब आदमी मर रहा है, हो सकता है मेरा जैसा मिडिल क्लास आदमी भी अस्पताल पे दम तोड़ दे, क्योंकि अस्पताल में इक्विपमेंट्स कम है, बजट नहीं है, डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो रही है, स्टाफ नहीं है, तो ये स्वाभाविक बात है, ये होता रहेगा। और इसके जिम्मेदार, मैं फिर एक बार ये कह रहा हूं, हम सब इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये रोटी कपड़ा और मकान के साथ में हमें शिक्षा और मेडिकल व्यवस्था, ये 4-5 चीजों के ऊपर राजनीतिक मुद्दे ही नहीं होते हैं। कभी आपने देखा कि कोई ऐसी बात चल रही हो, किसी के एजेंडे में ऐसी बात हो, किसी के घोषणा पत्र में हो कि हम जो है वेंटिलेटर के इंतजाम कर देंगे, हम डॉक्टरों की भर्ती, कोई होता ही नहीं इस तरह का। और यही कारण है कि हम हमेशा धर्म और जाति के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं, वोट देते हैं, सरकारें बनती हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं वर्तमान सरकार की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछली उन सरकारों की बात कर रहा हूं जो आजादी के बाद से सरकारें आती रही, जो उत्तर प्रदेश में जो है क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनती रही, किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। और दुर्भाग्य है कि जिससे हमने बहुत उम्मीद की कि नया भारत आने वाला है, वहां भी यथास्थिति यही बनी हुई है कि मेडिकल कॉलेज जाकर देखिए तो सड़क पर लोग बाहर और बिना एम्बुलेंस के लोग जो है वो ठेले पर और साइकिल पे ला रहे मरीजों को। डॉक्टर गुप्ता, यहाँ पर यह भी एक सवाल बनता है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो इतने आलीशान, इतने बड़े कि वो अस्पताल कम 5 स्टार ज़्यादा लगते हैं और आम इंसान वहाँ पहुँचने की तो सोच भी नहीं सकता है। तो बहुत जाहिर है कि वो सरकारी अस्पतालों का ही रुख करता है और उनमें इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात यह है कि क्या जितने सीमित संसाधन हैं
उनमें हम सही तरीके से काम नहीं चला सकते। ये जो लचर व्यवस्था की शुरुआत होती है ये कहां से आती है? जहां से फंड एलोकेट होता है, जहां सरकार की नीतियां बनती हैं, वहां से ये व्यवस्था चरमराती है, या फिर अस्पताल में आकर के जो मिसमैनेजमेंट हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां पे इसकी शुरुआत होती है? निश्चित तौर पे देखिए, इसकी जड़ में जाना होगा। जब मैं प्रेसिडेंट था लखनऊ का, तो मैंने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया था कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो जनसंख्या नियंत्रण को अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं शामिल करती हैं। जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई राजनीतिक दल खुल के बात करना नहीं चाहता है इस विषय में। और जहाँ तक प्रसव की बात है, संस्थागत प्रसव सरकार ने इतना फंड एलोकेट किया हुआ है, आशा एएनएम सब लगे हुए हैं, और जो वहाँ से जो ठेले पे चल के वहाँ तक आए थे, तो मुझे ये कहना है कि वो एंटीनेटल चेकअप क्यों नहीं कराया अस्पताल में उन्होंने। लास्ट मोमेंट पे वो जो है इमरजेंसी में सीधे पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं समाज को भी सोचना होगा कि अपनी पत्नी के लिए वो कितने कंसर्न थे, उन्होंने एंटीनेटल चेकअप क्यों नहीं कराया। वहाँ संस्थागत प्रसव होता है, उनको प्लान वे में उनको जाना चाहिए था, क्या उस हॉस्पिटल में इनरोल्ड थे। ये समाज को भी सोचना होगा। ये डिलीवरी और प्रेगनेंसी और कई बच्चे देखने को एक परिवार में मिलते हैं, ये सब क्या है? ये तो हम लोग डॉक्टर ऐसे फील करते हैं कि हम इस विषय पे अपनी बात नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है ये कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और जो व्यक्ति लापरवाह है वो एंटीनेटल चेकअप नहीं करा रहा है, वहाँ पे हॉस्पिटल में इनरोल नहीं करा रहा है अपने आप को। आएगा ठेले पे जब मरीज पहुंचा तो डॉक्टर ने और फार्मासिस्ट नहीं बचाया। डिलीवरी है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए वो डॉक्टर क्या करेगा उसमें? वो तो व्यवस्था की कमी है कि उसको वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं मिला टाइम से। लेकिन रात भर तड़पती रही मरीज, अल्टीमेटली भोर में वो ठेले से पहुंच रहे हैं। कोई आशा वर्कर थे जिसने सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं समाज भी इसमें दोषी है। संस्थागत प्रसव के लिए सरकार ने इतना बड़ा बजट अलॉट किया हुआ है कि कोई कैजुअलिटी ना हो, उनको एंटीनेटल चेकअप कराना चाहिए था, उनको लगातार जांच करानी चाहिए थी, उनको पहले जाना चाहिए था। इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि डिलीवरी तो हो ही रही है और 90% डिलीवरी जो है वो संस्थागत के रूप में होती है। इवन कोरोना काल में जो जच्चा बच्चा स्पेशलिस्ट ने उन लोगों ने इतना काम किया, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कोविड का जब टेस्ट नहीं होता था तो भी डिलीवरी का जो ड्यू था, गायनिकोलॉजिस्ट ने अपने जान पे खेल के कहा कि ये तो बुक केस है, इसको हमें बचाना है, सीजन किया लोगों ने। ये तस्वीर जो है किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों ने महसूस किया है कि उस समय जब कोविड टेस्ट नहीं हो रहा था सरकार का प्रोटोकॉल इतना डिफिकल्ट था और डिलीवरी होने वाली 9 मंथ में, वो कैसे छोड़ सकता है डॉक्टर? बहुत बड़ी सेवा हुई है। अब ये एक खामी नज़र आई है, निश्चित तौर पर इस पर विचार होना चाहिए। एक बड़ा विषय है, लेकिन समाज को भी सोचना पड़ेगा उनकी क्या जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाविद सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, आज की हमारी ये चर्चा यहीं तक, लेकिन ये मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं होता है। विकास की जब हम बात करते हैं तो सबसे मुख्य तौर पर हम स्वास्थ्य की ही बात करते हैं। वो स्वास्थ्य जिसके बिना आप और हम होंगे ही नहीं। जब जान है तभी जहान है, इस बात को कहा जाता है। तो उसे समझना आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है। आपके हाथ में जो वोट की लोकतंत्र की ताकत है उसका इस्तेमाल कीजिए और वही वोट दीजिए जहां आपको लगे कि ये सरकार कुछ काम कर रही है। फिलहाल के लीजिए इस चर्चा से मुझे इजाज़त और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ।